सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, शराब आबकारी नीति में मिली जमानत। कंगना के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का आरोप, किसानों को हत्यारा बलात्कारी कहने पर लगे हैं आरोप। बहराइच में नहीं थम रहा है लंगड़ा सरदार का आतंक। जी हां, भेड़िए ने एक बार फिर से किया है महिला पर हमला। लगातार भारी बारिश के बाद एक बार फिर मौसम ने बदली है करवट। आज 19 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। अखिलेश में दरार, मायावती के बाद सतीश चंद्र मिश्रा का गठबंधन पर खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का और बढ़ते हैं आज की एक प्रमुख खबर की ओर। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है आज बड़ी राहत। आपको बता दें, जमानत हो गई है मंजूर। कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को सीबीआई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है। इससे अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जमानत के लिए उन पर वही शर्तें लागू होंगी जो ईडी के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थी। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उनके दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी। इतना ही नहीं, इस मामले में वो कोई भी बयान या टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। जी हाँ, बता दें, शर्तों के साथ में अरविंद केजरीवाल को आज रिहा किया गया है। और टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप कार्यकर्ताओं में जश्न मनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल बस जेल से रिहा होने की ओर है और जिस तरह से ये फैसला सामने आया है कि आज उनकी रिहाई हो जाएगी, आप कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। जिस तरह से देख रहे हैं आप कि किस तरह से मिठाइयां बांटी जा रही हैं आप कार्यकर्ताओं की ओर से। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश यादव लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरह से दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 177 दिन के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है और वो जेल से रिहा होने की ओर है, तो इस पर अभी क्या वहां का माहौल है, कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी है? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के क्या नाम अरविंद केजरीवाल थे, तो उनको जाहिर बात है कि 177 दिन बहुत लंबा समय होता है और 177 लंबे अंतराल के बाद जो है आज केजरीवाल को जमानत मिल गई है और अभी जो है आज जो है केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, तिहाड़ जेल से। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको बेल दी है। जिस तरीके से ईडी के मामले में केजरीवाल को बेल मिली थी, उसी तरीके से सीबीआई के मामले में आज अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज बिल्कुल पूरी तरीके से जश्न डूबे हैं। वही अगर बात करें जी राजेश देखिए, आपसे जानना चाहेंगे, जमानत तो उनको मिल गई एक लंबे इंतजार के बाद, खुशी का माहौल भी जारी है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में, लेकिन किन शर्तों पे ये जमानत दी गई है उस पर रोशनी डालें। देखिए, अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर, तो अरविंद केजरीवाल को कई शर्तें ऐसी हैं जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल को उन शर्तों को मानना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख के दो मुचलके पर अरविंद केजरीवाल की आज बेल जो है ग्रांट की है और उसके साथ में कई शर्तें ऐसी हैं जिसको अरविंद केजरीवाल को हर हाल में मानना पड़ेगा। देखिए कि अरविंद केजरीवाल को जो सरकारी फाइलें हैं उन पर सिग्नेचर नहीं करना होगा। उसके साथ में अरविंद केजरीवाल को सीएम ऑफिस नहीं जाना होगा, साथ ही साथ आपको जो उनका पासपोर्ट भी उनका जब्त कर लिया गया, उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको केजरीवाल को मानना पड़ेगा। उसके साथ साथ में जो गवाह हैं, गवाहों के सानिध्य में
अरविंद केजरीवाल को नहीं आना है। ये भी साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को हिदायत दे दी है। जी राजेश, देखिए एक बात ये भी कही जा रही है कि जिस तरह से शराब नीति घोटाले में अभी तक इनको जेल थी, तो ये भी एक शर्त में ये भी कहा गया है कि इस पर वो कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। तो क्या लगता है जिस तरह से इनको छूट है हरियाणा चुनाव के बारे में बोलने की या जाने की, उस तरह से उस बीच अगर ये टिप्पणी कर देते तो क्या कुछ आगे कार्रवाई हो सकती है, उस पर थोड़ी नजर बनाए। देखिए, अगर बात करें जो हरियाणा में चुनाव है, 4 राज्यों में चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि वो चुनावी लोकसभा, देखिए चुनावी जो सभा होती है उसमें नेता एक मतलब उसमें तमाम तरह के वादे करते हैं, तमाम तरह की टिप्पणियां करते हैं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप होता है। तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर जो चुनाव के दौरान जो भी बातें होनी है, चुनाव के दौरान जो भी ऐलान होना है या भाषण होना है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को रोक नहीं लगाना चाहिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टिप्पणी नहीं होनी चाहिए कि जो मामला है इसको लेकर, जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इससे बचना होगा, क्योंकि अभी विधानसभा का चुनाव है 4 राज्यों में, और हरियाणा में खुद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। मुझे लगता है कि जो ऐसे वक्त पर अरविंद केजरीवाल की बेल हुई है, जमानत हुई है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को एक तरफ इसका फायदा भी मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर बात करें जो टिप्पणी करना है, कहीं न कहीं देखा जाए उस मामले को लेकर, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को बचना होगा, नहीं तो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को इसका जो है खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके। प्रखर, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आप लोगों के लिए, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को एक लंबे इंतजार के बाद आज जमानत मिली है। क्या कुछ आप लोगों में खुशी का माहौल है, उस पर थोड़ी नजर बनाएं। सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सत्यमेव जयते, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को मैं आभार प्रकट करता हूं कि जिस तरीके से आज सत्य की जीत हुई है। और हम लोग ने एक बात पढ़ी थी कि सत्य को परेशान करा जा सकता है मगर पराजय नहीं। आज बिल्कुल निश्चित तौर पे ये बिल्कुल सच होते हुए सामने नजर आई है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के जो 2 प्रकोष्ठ थे, ईडी और सीबीआई, उनका किस तरीके से पर्दाफाश हुआ और किस तरीके से आज न्यायाधीश ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने भी ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि सीबीआई को जो एक पिंजरे के तोते की जो छवि होती है, इससे बाहर निकलना चाहिए। हम लोग बार बार लगातार कहते हुए आए कि ईडी सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के एक फ्रंटियर, एक प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है। देखिए, इतने साल हो गए एक लिकर पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी के ऊपर, और इतनी जांचें बैठी, इतनी जगह छापे पड़े, इतने लोगों को, हमारे सभी नेताओं को इन्होंने जेल में भेजा, मगर इनको एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिली। आज हम लोग, हर आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बहुत खुश है, बहुत ही उत्साहित है। आज हमारे राष्ट्र संयोजक बाहर आएंगे, हमें हरियाणा के चुनाव में हमारे हरियाणा के चुनाव में बहुत दम भर जाएगा। महाराष्ट्र का चुनाव लगा हुआ है, उसमें हमारे राष्ट्र संयोजक जाके प्रचार प्रसार करेंगे। जम्मू कश्मीर में हमारा चुनाव लगा हुआ है, वहां जाके प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग बहुत खुश हैं और आम आदमी पार्टी के अंदर जान आ चुकी है। हम लोग वैसे भी सड़क पे थे, अब और ऊर्जा और जान से हम लोग बाहर सड़क पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम करेंगे। देखिए प्रखर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से देखिए उनको छोड़ने पे जो 6 शर्तें लगाई गई है, वो बड़ी ही जटिल शर्तें नजर आ रही हैं। उसी शर्तों पर कहीं ना कहीं बीजेपी देखिए निशाना साधते हुए भी नजर आ रही, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि अगर वो साइन नहीं कर पाएंगे तो फिर ऐसे सीएम का क्या, वो इस्तीफा भी दे। इस तरह की कुछ मांगे भी विपक्ष की तरफ से सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे? जेबा जी, देखिए निश्चित तौर पे इस वक्त मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं पे, कार्यकर्ताओं पे इस वक्त सांप लौटने का काम हो रहा है। इनके ऊपर सांप लौट रहा है। इनको यकीन नहीं हो पा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ठीक हरियाणा चुनाव से पहले कैसे बाहर आ रहे हैं। क्योंकि हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए मौत का फरमान की तरह तैयार है। वो हारने जा रहे हैं, वो बुरी तरीके से वहां हार रहे हैं। और निश्चित तौर पे
जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो शर्तें रखी है हम उसका पालन करेंगे। हमको हमारे इस वक्त प्राथमिकता हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव लगा हुआ है और जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमें शर्तें दी हम उसका पालन करेंगे। और ये दूसरी आप जो बात बता रहे हैं साइन नहीं कर पाएंगे, 10 लाख रुपए का उनको सिक्योरिटी फाइल करनी, तो निश्चित तौर पर जिसमें जब कानूनन प्रक्रिया ये होती है जेबा जी, जहां पर प्रकरण जब आरोप जो लगा वो 100 करोड़ के ऊपर कभी घोटाले का लगा हुआ है जी। अगर 10 लाख रुपए की चोटी लगी तो निश्चित तौर पे ये कानूनन प्रक्रिया है और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी इसका प्रोपेगेंडा बनाकर घेरने का काम कर रही है। इस वक्त सबसे ज्यादा सांप इन लोगों के ऊपर लौट रहा है। ये हर तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते थे, चकनाचूर करना चाह रहे थे। चाहे आप जेबा जी अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूँ किस तरीके से ये सर्वोच्च न्यायालय का 5 बेंच का फैसले को पलटने का काम करा था। हमसे जो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री, एक निर्वाचित एमएलए की ताकत होती वो छीनने का काम करा था। इन्होंने अध्यादेश, काला अध्यादेश लाके काम करा था। इन्होंने किस तरीके से अभी इनके गवर्नर साहब ने किस तरीके से मांग रखी कि ऐसी सरकार को यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। मणिपुर पे ये चुप हो जाते हैं और आप सोचिए तो ये आखिर भारतीय जनता पार्टी ये हजम नहीं कर पा रही है किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया जी ने, सांसद संजय सिंह जी ने किस तरीके से शिक्षा के मॉडल पे काम करा है, स्वास्थ्य के मॉडल पे काम करा हुआ है, हम लोग मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल पे काम करा हुआ है। ये इन लोग को हजम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये हम लोगों को तोड़ना मरोड़ना चाह रहे हैं और ये जितनी यातनाएं दे रहे हैं उतनी आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। और जेबा जी मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, हम लोगों ने माननीय सांसद संजय सिंह जी ने बात कही थी, हम इनके यातनाओं के पैमाने चेक करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी यातनाएं दे सकती है। हम लोग पैमाने चेक कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये हारने वाले हैं। अभी दिल्ली का चुनाव करीब लगा हुआ, देखिएगा ये बहुत बुरी तरह हारेंगे, इनका सूपड़ा साफ होगा, जमानतें जब्त होंगी इनकी। जी प्रखर, देखिए जाहिर तौर पर बहुत ही बड़ी खुशी का माहौल है क्योंकि सभी का ये कहना है कि एक ईमानदार नेता की आज जीत हुई है, एक ईमानदार शख्स की आज जीत हुई है जो कि सबके सामने है। लेकिन एक सवाल हमारा यहाँ पर यह भी रहेगा कि जिस तरह से देखिए कई बार जब वो जेल में अभी तक बंद थे तो कई बार उनसे बीजेपी द्वारा, विपक्ष द्वारा ये कहा गया कि वो इस्तीफा दे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंदर से ही वो सरकार चलाते आए हैं। तो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि साहसी व्यक्ति हैं वो। उसके लिए अगर आज ये खुशी का माहौल है, ये कहा जाना है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि साहस की कमी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल में बिल्कुल भी कमी नहीं है। देखिए जेबा जी, हम लोग जानते हैं, हम लोग की जान, हम लोग की मान, हम लोग की आन बान शान माननीय अरविंद केजरीवाल है। हर कार्यकर्ता उनको देख के प्रेरणा लेता है। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में चुनाव जीता, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी, पंजाब के अंदर हमारी प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो किला कहा जाता था गुजरात में चुनाव में लड़ के वहां पे हमने उनके किला भेजने का काम करा, वहां पे हमारे विधायक आए। गोवा जैसे राज्यों में हमारे विधायक आए। आप एक चीज सोचिए जेबा जी, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पे कब्जा करके बैठी हुई थी, वहां से उखाड़ के फेंकने का काम अगर किसी ने कराया तो वो है अरविंद केजरीवाल जी ने कराया। जी प्रखर, हम आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे और आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार आपके लिए। जी जी, थैंक यू सो मच। जी हाँ, बता दें मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत मिल गई है, लेकिन साथ ही साथ 6 शर्तें इनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रखी गई है। बता दें अगर हम पहली शर्त की बात करें तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे। दूसरी शर्त, किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे। अगर हम तीसरी शर्त की बात करें तो केस से जुड़ा कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दे पाएंगे अरविंद केजरीवाल। 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिशें नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में जब भी बुलाया जाएगा उन्हें पेश होना होगा और जांच में सहयोग करेंगे।
उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मायावती के बाद अब सतीश चंद्र मिश्रा ने भी गठबंधन को लेकर ट्वीट कर दिया है। सार्वजनिक बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश मायावती के फोन नहीं उठाते थे, फिर भी आदरणीय बहन जी ने बड़े होने के नाते सपा प्रमुख को फोन करके हौसला देने की कोशिश की थी, लेकिन अखिलेश यादव फोन पर नहीं आते थे और सबका परिणाम ये रहा कि बीएसपी को गठबंधन सपा से तोड़ना पड़ा है। जी हाँ, बता दें, मायावती के बाद सतीश चंद्र मिश्रा का आरोप लगा है अखिलेश यादव पर और उन्होंने भी ट्वीट करके अखिलेश यादव पर ये इल्जाम लगाए हैं और ट्वीट किया है कि वो मायावती का फोन नहीं रिसीव करते थे, जिसके चलते सपा और बीएसपी का जो गठबंधन है वो टूटा है। बता दें, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी से एक बड़ा इल्जाम समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सतीश मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, मायावती ने पहले इल्जाम लगाया है और अब इसके बाद जो सतीश चंद्र मिश्रा है, इन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया है कि उनकी बातों को सही बताया है कि मायावती ने ये इल्जाम अखिलेश पर लगाए थे कि वो फोन नहीं रिसीव करते थे, जिसके चलते सपा और बीएसपी का गठबंधन जो है वो टूटा था। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बुकलेट पर जाना होगा जो कि हाल ही में मायावती ने रिलीज की है। इस बुकलेट में असल में मायावती जी द्वारा बसपा सुप्रीमो उनके द्वारा लिए गए अहम फैसलों की बात की गई है। इस बुकलेट के अंदर में उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया है। इसके साथ ही 2019 में एक जो इन लोगों ने अलायंस किया था समाजवादी पार्टी के साथ में, जिसमें बसपा को 10 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, इस जीत को लेकर के भी इन्होंने इस बारे में जो है इस बुकलेट में जानकारी दी है। इसी के चलते जो है इसमें आगे उन्होंने बताया है कि जो बसपा सुप्रीमो है वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को फोन करती थी, लेकिन उन्होंने फोन का जवाब देना तक उचित नहीं समझा था। इसी के चलते सतीश चंद्र मिश्रा जो है उन्होंने भी मायावती जी की बात पर कहीं ना कहीं मोहर लगाई है, क्योंकि वो उनकी पार्टी से आते हैं, तो उन्होंने इस बात पर जो है बोला कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति के अंदर हर चीज कहीं ना कहीं राजनीति का विषय होती है और इसमें हर चीज काफी टाइमिंग के साथ देखी जाती है। ये वो समय है जबकि उपचुनाव का समय है और इसी समय पर आखिर बसपा सुप्रीमो ने ये बुकलेट को जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने हर एक कार्यकर्ता को ये भी जो है बताया है कि आप पीडीए से दूर रहे, यानी पिछड़ा और दलित जो एक वर्ग है जिसको भी लेकर के कि समाजवादी पार्टी भी काफी ज्यादा आगे रहती है, वो भी चाहती है कि उनका वोट उन्हें मिले। और ये एक बड़ी जंग हमेशा से रही है बसपा और सपा के बीच में दलित और मुस्लिम वोट को लेकर के, तो इसी के चलते इस चीज को देखा जा रहा है। जी भाई सतीश, देखिए, जिस तरह से ये ट्वीट बाजी अब होने लगी है, ये मुद्दा गर्माता चला जा रहा है, हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले मायावती का ट्वीट, अब ये सतीश चंद्र का भी ट्वीट सामने आया है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे पक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि अभी तक मायावती की ओर से, बीएसपी की ओर से ये सब पुरानी बातें अभी तक नहीं लाई गई थी और अब इस वक्त लाने का इसका क्या मतलब है, क्योंकि गठबंधन में वो शामिल नहीं हुई और अब उपचुनाव के वक्त इन बातों का लाना कहीं ना कहीं ये जता रहा है कि वो अपनी बढ़त बनाना चाहती है। बीएसपी अब अपनी बढ़त बनाना चाहती है क्योंकि उपचुनाव सर पर है। बिल्कुल, देखिए ज़ेबा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजनीति के अंदर हर चीज एक विषय होता है। ये टाइमिंग का बड़ा इसमें एक खेल होता है राजनीति के अंदर। आखिर ये उपचुनाव से पहले ही ये ट्वीट क्यों शुरू हुए, ये बुकलेट क्यों आई है, इसके साथ ही कार्यकर्ताओं में वापस से बसपा जोश क्यों भर रही है एक बार फिर से, ये सारी चीज कहीं ना कहीं राजनीति का बड़ा विषय है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से अगर हम देखें तो हाँ, अभी तक
कोई उनकी तरफ से औपचारिक इस तरीके का बयान सामने नहीं आया है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन ट्विटर पर जो बसपा एक तरीके से देखा जाए तो इस समय समाजवादी पार्टी के ऊपर काफी हावी हो रही है। इसके साथ ही हमें ये भी मानना होगा कि 2024 के जो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी जिस तरीके से बसपा की बात की जाए तो वो इस इंडी गठबंधन के साथ में न जुड़ते हुए इंडिपेंडेंट गई थी। उस समय भी अटकलें काफी लगाई जा रही थी कि मायावती बीजेपी के साथ में शायद आगे चल करके जुड़ेंगी। एक बार फिर यही वापस से संभावनाएं जागती हुई दिख रही है, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी के साथ, जो कि यहाँ का उत्तर प्रदेश का अगर बात की जाए तो प्रमुख विपक्षी दल है, अगर उनके साथ में नहीं तो फिर किसके साथ में? क्या वो ये पारी खुद से अकेले से लड़ेंगी या फिर वो भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगी? तो ये जी सतीश, अभी हम आपको यहाँ पे धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ आगरा की स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में राष्ट्रद्रोह का परिवाद दाखिल किया गया है, जिसमें वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा है। न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने वाद दर्ज कर वादी अधिवक्ता को बयान दर्ज कराने के लिए 17 सितंबर की तारीख नियत की है। अधिवक्ता ने 31 अगस्त 2024 को आगरा पुलिस कमिश्नर और न्यू आगरा थाना प्रभारी को शिकायत भेजकर कंगना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। दरअसल कंगना ने अगस्त के अंतरिम सप्ताह में एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन करने वालों किसानों पर टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद आगरा में राजीव गांधी पर एसोसिएशन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के विवादित बयान को लेकर कोर्ट में एक वाद दायर किया था और अब ये मुद्दा लगातार गर्माता हुआ। जी आप बता दें, कंगना के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का परिवाद लगातार जारी है। रमाशंकर शर्मा ने दर्ज कराया था परिवाद। संभल में बुखार के साथ मलेरिया और डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लगातार डेंगू और मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण इलाकों में कैंप लगाकर निशुल्क दवाइयां बांट रहे हैं, लेकिन गांव में साफ सफाई नहीं होने के चलते मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर लगातार बीमारियां भी तेजी से फैल रही है। बता दें कि जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोजाना 300 से लेकर अधिक मरीज पहुंच रहे, जिसमें मलेरिया और डेंगू पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसको देखते हुए जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है, जहां डेंगू पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। गांव में परीक्षण के दौरान 26 मलेरिया, 45 वायरल बुखार से पीड़ित मरीज मिले, जिसके बाद सीएमओ ने टीम गठित कर परीक्षण और उपचार के निर्देश दिए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मुबारक अली हमारे साथ जुड़ चुके। मुबारक, जिस तरह से देखिए खबर सामने आ रही है, डेंगू और मलेरिया का प्रकोप लगातार जारी है, तो इस बारे में अभी तक क्या कुछ अपडेट है संभल से ये खबर जिस तरह से सामने आ रही है? बीमार बताए जा रहे थे और दूसरी तरफ 26 लोगों के जो मलेरिया बताया जा रहा था और 45 लोगों को वायरस बताया। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार उस गांव में जाकर काम कर रही है। काम करने के बाद में कैंप लगाया जा रहा है और एक की मौत हो चुकी है। दूसरी सीएमओ ने निर्देश दे दिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वहां पर देख रही है और जांच कर रही है। जांच करने के बाद उनके लिए इलाज कराया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से खबर सामने आ रही है संभल से कि गांव में साफ सफाई नहीं होने के चलते मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं इस प्रकोप की वजह से ही बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और फैल रही हैं लगातार। अस्पताल से लेकर देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोजाना 300 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। कह सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं। 300 से ज्यादा मरीज काफी बड़ा आंकड़ा होता है और रोजाना पहुंच रहे। जाहिर तौर पर इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर साफ सफाई क्यों नहीं हो रही है?
सीओ ने काफी गंभीर आरोप लगाए। दूसरी तरफ तो सफाई सुथराई नहीं है गाँव में और काफी गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो यहाँ के जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी साफ निर्देश दे दिए उनके लिए सब गाँव में जाकर सफाई करें। जिला अधिकारी का आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दूसरी तरफ जो जैसे सफाई कर्मी लगाए गए हैं गाँव में, वो बिल्कुल गाँव में नहीं पहुँच पाते हैं और काफी गंदगी दिखाई दे रही है। मच्छरों के कारण इसकी बीमारी ज्यादा फैलती है। बीमारी जो फैलने के बाद में जो समाज विभाग की टीमें लगातार काम कर रही है और अस्पताल इस चीज से भरे पड़े हैं। बेड भी भरे पड़े हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीमें गाँव में भी जाकर दर्शन कर रही है। दर्शन करने के बाद उनका इलाज भी कर रही है। तो दूसरी तरफ इस गाँव में आप तस्वीरों में देख सकते हो कैसे इलाज हो रहा है उनका। दूसरी तरफ 300 लोग इसमें बीमार बताया जा रहा है। 45 लोगों को वायरल है और 26 लोगों के लिए मलेरिया हो चुका है इस गाँव में। और सीएमओ ने कई बार निर्देश दे दिए हैं और कई बार लेटर भी जारी कर चुकी है सीएमओ। जो सफाई सुथराई होनी चाहिए गाँव में और बीमारी का खतरा बढ़ा हुआ है। हर गाँव का ये मामला पूरा बताया जा रहा है। जी मुबारक, बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गणेश चतुर्थी पर्व जिसे देश के हर कोने में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। समृद्धि प्रदाता गणपति बप्पा पंडालों और घरों में विराजमान हो चुके हैं। अगले 10 दिन तक घर घर में अनंत चतुर्दशी बप्पा की विदाई की जाएगी। इन दिनों हर तरफ बप्पा की धूम मची रहेगी। गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणपति बप्पा के जयकारों से पूरा देश गूंज रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में भक्त कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। अगले 11 दिनों तक गणपति बप्पा की पूजा अर्चना और विधिवत कार्यक्रम किए जाएंगे। आगामी 18 सितंबर को विधिवत ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ में बप्पा की विदाई का कार्यक्रम होगा। बता दें कि नगर के कुड़वार नाका रोड पर मिलन मैरिज लॉन पर सम्राट गणेश पूजा समिति का लगभग 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। महाराष्ट्रियन लुक लेते हैं सारी लेडीज़ें, सारे बच्चे और अच्छे से विसर्जन करते हैं गणेश जी का। और हम वो कौन सा गीत है जिसका जो विसर्जन कार्यक्रम होता है हम लोग वो गाना बजाते हैं, गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति अब हम देखते हैं सुल्तानपुर में बहुत ही ज़्यादा गणपति जी का यहाँ पे मूर्तियाँ भी बैठती हैं, पंडाल भी। और हमारी कॉलोनी जैसे कि कृष्णा नगर में है वृंदावन कॉलोनी, हम लोग के यहाँ 7 दिन के गणेश जी बैठते हैं। और हम लोग इतने हर दिन कुछ ना कुछ बच्चों के कंपटीशन है और रंगारंग प्रोग्राम्स रखते हैं, महाआरती का प्रोग्राम। जितने दिन 7 दिन हम लोग यहाँ कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते ही रहते हैं। पूजा कर रहे हैं और प्रत्येक दिन यहाँ पे सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आरती का कार्यक्रम होता है। पुनः सायंकाल 9 बजे से 10 बजे रात्रि में आरती का कार्यक्रम होता है। उसके बाद विभिन्न कलाकारों द्वारा इस उत्सव को बहुत भव्य और दिव्य बनाया जाता है, जिसके लिए पूरे शहर से श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं और बप्पा के दरबार में मत्था टेकते हैं और बप्पा उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। इस समय मिलन मैरिज लॉन। जी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके। आशुतोष, जिस तरह से देखिए गणेश चतुर्थी का माहौल है, हर तरफ गणपति बप्पा के जयकारे हो रहे हैं, क्या अभी माहौल बना हुआ है सुल्तानपुर की अगर हम बात करें? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं जो है महाराष्ट्र के बाद से जिस तरह सुल्तानपुर की एक परंपरा जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लगभग घर व पंडालों में विभिन्न तरीके से लोग अपने कार्यक्रम को पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और सुबह शाम बप्पा की गूंज जो हर जगह सुनाई दे रही है, वो माहौल पूरा बप्पा की आवाज सुनने को मिल रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें, पहले तो जो है देखा जाता था लगभग जो है 30-40 मूर्तियां तो एकत्रित होकर जो है विसर्जन की जाती थी, लेकिन इस बार जो है देख रहे हैं पंडालों में जो है लगभग 50 के आसपास है और घर पे जो है लगभग 50-60 के आसपास घर पे है। और तमाम जो है लोग अपने भक्त को उत्साह में जो है विभिन्न तरीके से कार्यक्रम भी कर रहे हैं और लोगों का रंगारंग कार्यक्रम चल भी रहा है। नाका रोड पर जो मिलन मैरिज लॉन की यहाँ पर बात हो रही है, सम्राट गणेश पूजा समिति को लगभग 12 वर्ष बीत चुके हैं। मतलब कह सकते हैं कि 12 सालों से इस प्रोग्राम को इसी तरह से यहाँ पर संपन्न किया जाता है गणेश चतुर्थी के अवसर पर, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपको हम बता दें जिसका लोग हर साल कार्यक्रम करते हुए आते हैं, किसी का जो है झांकी कार्यक्रम, किसी का डांडिया कार्यक्रम, किसी का बच्चों द्वारा कार्यक्रम, तमाम जो है कार्यक्रम गणेश उत्सव में जो है चलते रहते हैं। और इसके साथ जिस तरह जो है यहाँ की रौनक जो बढ़ती है, वो हम आपको बता रहे हैं लगभग 50 वर्ष जिसके पूरे हो जाते हैं या 12 साल पूरे हो जाते हैं, वो भव्यता के साथ थोड़ा सा कार्यक्रम को अपने आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और
जिससे जो है कार्यक्रम यहाँ लगातार जो चलते हुए नजर आते हैं, बाकी बहुत खुशी का माहौल देखने को मिलता है। और आपको एक चीज और बता दें, हम जो भी शुभ काम होते हैं गणेश उससे ही शुरुआत की जाती है, गणेश से ही सब कुछ होता है प्रारंभ। आने वाले समय में दुर्गा पूजा भी इसी के बाद से जो है तैयारी शुरू हो जाएगी और विभिन्न तरीके से कार्यक्रम यहाँ पे लगातार चलते हुए नजर आएंगे धार्मिक को लेकर। जी, जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि गणेश चतुर्थी को देखते हुए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह पूरे देश में देखा जा रहा है। बहरहाल आपका बहुत धन्यवाद आशुतोष इस खबर पर जुड़ने के लिए। दिव्यांगों ने विजिलेंस पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है और 3 दिन में कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय विकलांग और महिला सशक्तिकरण विकास फाउंडेशन के पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कासिम के साथ तुर्तीपुरा इल्ला में विजिलेंस टीम द्वारा विद्युत चोरी पकड़े जाने पर मिलने गए थे, जहां आरोप यह है कि विजिलेंस टीम के लोगों ने दिव्यांगों से अभद्रता की और मारपीट का प्रयास किया है। तो उनके संपर्क से हम वहाँ पे विजिलेंस में गए, तो हमारे जाति विजिलेंस जो कांस्टेबल हैं उन्होंने गाली गलौज की, लंगा लूला कहा और कहा अपनी गाड़ी तुम्हारे ऊपर चढ़ा दूंगा। और हमने प्रयास करा कि हम दरोगा जी से, तिवारी साहब से शिकायत कराएं, तो वो भी हमारे ऊपर को आने लगे, तो हमें वहाँ से आना पड़ा। और इतनी बदमाशी इन लोगों ने कर रखी है बहुत ज़्यादा वाली, बिजनौर शहर के एक स्कूल में 12वीं के छात्र ने सहपाठी छात्रा का कक्षा में ही हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की, जिसके बाद छात्रा की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। वहीं आरोपी विशेष समुदाय का होने की वजह से भी मामला गंभीर होता गया। फिलहाल छात्रा और आरोपी छात्र को स्कूल से निकाल दिया गया है। जी बता दें, बिजनौर की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। स्कूल ने आरोपी पीड़िता और उस लड़के दोनों को ही बाहर स्कूल से निकाल दिया है। आपको बता दें, छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्र ने धमकी दी थी। स्कूल ने आरोपी पीड़िता को स्कूल से निकाल दिया है। बता दें, क्लास में घुसकर नाबालिग छात्रा के साथ में छेड़छाड़ का ये मामला बिजनौर से सामने आया। बता दें, छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्र ने धमकी दी थी। स्कूल ने आरोपी और पीड़िता दोनों को बाहर स्कूल से निकाला है। बसपा के पूर्व प्रत्याशी समेत 3 पर दुष्कर्म का आरोप। अस्पताल में नशे का इंजेक्शन लगाकर किया था दुष्कर्म। पीड़िता का वीडियो वायरल करने की देता था धमकी। बिजनौर में चांदपुर के एक गांव का ये पूरा मामला। जी आपको बता दें, अस्पताल में नशे का इंजेक्शन देने का ये मामला सामने आया। पीड़िता का वीडियो वायरल करने की आरोपी देता था धमकी। बिजनौर में चांदपुर के एक गांव का ये पूरा मामला। बसपा के पूर्व प्रत्याशी समेत 3 पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। बता दें, बिजनौर से एक अहम खबर आपको बता रहे हैं। अस्पताल में नशे का इंजेक्शन लगाकर किया था दुष्कर्म। सजाती और पड़ोसी है तथा पूर्व से परिचित है। जब वह बीमार थी उसको लेकर चांदपुर में डॉक्टर शकील हाशमी के अस्पताल पर आया, जहां पर एक नर्स द्वारा उसे नशीला इंजेक्शन दिया गया और एक कमरे में वसीलुद्दीन और फ्लोरे द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा डॉक्टर शकील हाशमी द्वारा इसकी वीडियो बनाई गई। और जब इसकी शिकायत महिला द्वारा वसीलुद्दीन और फ्लोरे के लड़के अजीम से की गई, तो उसके द्वारा उसे भद्दी भद्दी गालियां दी गई और धमकी दी गई। बसपा के पूर्व प्रत्याशी समेत 3 पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल में नशे का इंजेक्शन लगाकर करता था दुष्कर्म। पीड़िता को वीडियो वायरल करने की साथ में दी थी धमकी। जी हां, बिजनौर में चांदपुर के गांव का मामला। शहर खबर में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।